मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी को सुनकर आप सबको ये पता चलेगा कि हमारे अच्छे स्वभाव, हमारे अच्छे विचार और हमारे मासूमियत की वजह से कई बार कई चीज़ें हमसे अनजाने में ऐसी हो जाती हैं जिसका हम कभी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ऐसा ही कुछ हुआ है आज की इस कहानी में एक छोटे बच्चे के साथ। तो हमेशा की तरह उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे प्यारे प्यारे दोस्तों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिनके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। उनके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही हर बार मैं आप सब के लिए कुछ नया, कुछ बेहतर और कुछ अलग लाने की हर बार कोशिश करती हूँ। और उनमें से कुछ दोस्तों के नाम हैं नवीन शर्मा जी, चिन्मय त्रिपाठी जी, अमित जी, गोल्डन स्क्रीन सिनेमा जी, कोमल जी, रूबी जी, प्रियांशी जी, उसके अलावा और भी जितने भी दोस्त हैं। अगर मैं आप सबका नाम लेना भूल जाती हूँ तो प्लीज़ 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 आप अपना नाम और कमेंट प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें, जिससे कि मैं आपको भी धन्यवाद दे सकूं और आपका भी फीडबैक अपनी कहानियों के बारे में जान सकूं और ये भी जान सकूं कि मेरे प्यारे दोस्त कहाँ कहाँ से मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है रवि की। रवि जो कि एक ऐसा लड़का था जो ऐसी जगह पर पैदा हुआ और ऐसी जगह पर रह रहा था जहाँ पर हम और आप सामान्य समय में भी जाने से डरा करते हैं। ये कहानी है बिहार से और इस कहानी को मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करने में कोशिश करूँगी कि मैं उधर के लैंग्वेज का थोड़ा सा टच डाल सकूं। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आती है तो कमेंट में ज़रूर ये मेंशन कीजिएगा, और अगर आपको ये नहीं पसंद आती और मुझसे कुछ गलती हो जाती है उस लैंग्वेज को इस्तेमाल करने में तो मुझे प्लीज़ माफ़ कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि मुझसे क्या गलती हुई। रवि जो कि एक 8 साल का बच्चा था, रवि का जन्म उस जगह पर हुआ था जिसे हम आम भाषा में शमशान कहते हैं, क्योंकि उसके माता पिता वहीं रहते थे। उनका वही काम था, शमशान की देखभाल करना, वहाँ आए लोगों को चिता जलाने के लिए लकड़ी देना, आग देना। अब इससे आप ये तो समझ चुके हैं कि उसके माता पिता का क्या काम था। रवि का जन्म उसी शमशान में हुआ था और रवि बचपन से इन चीज़ों को देखता चला आ रहा था। इस वजह से रवि अब इन चीज़ों को लेकर इतना ज़्यादा फैमिलियर हो चुका था कि उसे इन सब चीज़ों से ना तो कभी डर लगा और ना ही उसके मन में इन चीज़ों को लेकर कोई वैसी भावना पनपी जो कि हम आम लोगों के मन में आती है कि अरे ऐसी जगह कभी भी नहीं जाना चाहिए, ऐसी जगह पर बच्चों को नहीं ले जाना चाहिए, ऐसी जगह पर जाकर पलट कर नहीं देखना चाहिए और भी बाकी की सारी चीज़ें। रवि जो कि शुरू से बचपन से जैसे जैसे बड़ा होता गया वो इन्हीं चीज़ों को हमेशा देखता था और रवि के लिए ये सब बिल्कुल आम जिंदगी थी। और रवि अब इन चीज़ों को देखते देखते 8 साल का हो चुका था। आज अचानक से उसके माता पिता को कोई ज़रूरी काम आ गया जिसके वजह से उसके माता पिता को आज काम के लिए बाहर जाना पड़ा। लेकिन वो अब जबकि ये जानते थे कि रवि इन सब चीज़ों को बहुत आराम से मैनेज कर सकता है, इस वजह से वो जाते वक्त रवि को सारी चीज़ें बता कर गए कि बेटा
अगर कोई आए तो तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। तुम्हें उनके लिए चिता रखनी है, उन्हें अग्नि देनी है और बाकी की जो भी चीज़ें तुम जानते हो वो सारी चीज़ें तुम्हें करनी है। रवि बड़ा मासूम था। उसने चुपचाप हाँ में सर हिलाया और वो माता पिता को वहाँ से जाते हुए देखता रहा। माता पिता चले गए। वो छोटा बच्चा था, लेकिन वो किसी भी चीज़ से डरता नहीं था। रवि बहुत हिम्मती बच्चा था। रवि ने पूरा दिन बड़े आराम से निकाला। आज दिन भर कोई भी लाश वहाँ पर नहीं आई और शाम होने से पहले एक लाश आई जिसका अंतिम संस्कार रवि को ही कराना था। लोगों ने उसे देखकर ये पूछा भी कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। उसने बोला, अरे आप क्यों घबराते हैं, हम करवाएंगे ना सब कुछ, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम हैं, हम सब करवा देंगे। लोगों ने भी उस बच्चे का कॉन्फिडेंस देखकर कुछ भी नहीं कहा और रवि अपने काम में लग गया। रवि अपने काम में बिना आज तक किए हुए भी बहुत माहिर था। उसने सारी चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से करवा दी और वो करवाने के बाद अब रवि वहीं पर बैठकर उस चिता के पूरी तरह से जलने का इंतज़ार कर रहा था। देखते ही देखते शाम हो चुकी थी। इस वजह से उस चिता के परिवारजन वहाँ से अब चले गए, क्योंकि शाम होने के बाद कहते हैं कि ऐसी जगहों पर रुकना सही नहीं होता। अब जबकि वो बच्चा वहाँ अकेले था, दिन में तो रवि के खाने का इंतज़ाम उसके माता पिता करके गए थे, लेकिन वो बच्चा था, वो दिन भर खेलता कूदता रहता था। तो आप और हम भी जानते हैं कि ऐसे में बच्चों को भूख कितनी ज़ोर से लगती है। रवि को भी अब बहुत तेज भूख लग चुकी थी। रवि खाना भी बना लेता था, जिसके वजह से रवि ने ये सोचा कि अब मुझे खाना बनाना चाहिए। रवि अपने माता पिता का इंतज़ार नहीं करना चाहता था। उसने सोचा कि वो खुद ही खाना अपने लिए भी बना लेगा और अपने माता पिता के लिए भी। रवि फटाफट उठकर अपने घर में गया। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई। उसने तुरंत ही खाना बनाने के लिए सारी चीज़ों का इंतज़ाम किया और जब उसे चूल्हा जलाने की बारी आई तब उसने एक नज़र बाहर की तरफ मारी और उसने देखा कि वहाँ चिता अभी भी धधक कर जल रही है। रवि ने तुरंत सोचा, अरे इस चिता में आग भी तो हम ही दिए हैं, तो क्यों ना हम इसी पे अपना खाना बना लें। दोबारा से लकड़ी लगाओ, आग जलाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, आग ये भी है, आग अंदर भी जलानी है। रवि ने ये दिमाग चलाकर तुरंत ही अपना खाना बनाने का सारा सामान उठा कर उस चिता के सामने लाना शुरू कर दिया। तब तक रवि की नज़र पड़ी अपने घर के एक कोने में। रवि ने वहाँ पर देखा कि वहाँ चिकन भी रखा हुआ था। रवि वो देखकर बहुत खुश हो गया, क्योंकि उनके यहाँ पैसे की थोड़ी तकलीफ रहती थी, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें उन्हें खाने को कभी कभी ही मिला करती थी। रवि बड़े खुशी से वो चिकन भी उठाकर लेकर वहीं चिता के पास आ गया और रवि ने एक तरफ चिकन बनने को चढ़ाया, एक तरफ चावल और दूसरी तरफ आटा गूंदकर उसी चिता पर वो फटाफट रोटियां सेकने की कोशिश करने लगा। रवि ने जैसे ही तवे पर पहली रोटी डाली, वैसे ही तुरंत वहाँ से कोई चलता हुआ रवि के पास आया और आकर रवि से रिक्वेस्ट करने लगा, सुनिए ना, हमको ये प्लीज़ एक रोटी और थोड़ा सा एक चिकन का पीस दे दीजिए ना, आप जो बोलिएगा हम सब आपके लिए करेंगे, लेकिन हमको ये खिला दीजिए ना। रवि ने तुरंत ही जब उसे देखा तो रवि को यह एहसास हुआ कि जैसे रवि भूखा है, शायद ये भी वैसे ही कोई भूखा है जिसे खाना चाहिए, और वो चिकन की स्मेल की वजह से यहाँ तक खिंचा हुआ चला आया। रवि ने तुरंत कहा, हाँ देंगे खाने के लिए, आप बैठ जाइए यहाँ पर, अभी तो हम बना रहे हैं, अभी तो हम बनाना ही शुरू किए हैं, तो थोड़ी देर बैठिए, खाना बन जाएगा तब हम आपको खिलाएंगे। और रवि ने ऐसा कहकर
उसे वहीं पर बैठा दिया। वो भी चुपचाप शांति से रवि के खाना बनने का इंतजार करते हुए वहां पर उकड़ू बनकर बैठ गया। अगर आप उकड़ू नहीं समझते तो इसका मतलब दोनों घुटनों को अपने सीने से चिपकाकर और जैसे हम अपने घुटनों को हाथों में ऐसे समेट कर बैठते हैं वैसे वो बैठ गया। और रवि ने जैसे ही तवे पर दूसरी रोटी डाली, तुरंत एक और ऐसे ही कोई चलता हुआ रवि के पास आया और उसने भी रवि से वैसे ही खाने की मांग करना शुरू कर दिया। उसने भी कहा, ए सुनो ना, हमको भी एक रोटी और एक चिकन का पीस दे दो ना। तुम जो बोलेगा, जैसे बोलेगा वैसे हम करेंगे। तुम दे दो ना हमको प्लीज़, हमको भी भूख लगा है। तब रवि ने उसकी तरफ ऐसे अजीब सी नज़रों से देखा और फिर रवि को लगा, अरे ये भी भूखा है, अच्छा ठीक है। देखो वो वहाँ पे बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है खाना बनने का, तो तुम भी चुपचाप उसी के बगल में बैठ जाओ। अभी हम खाना बनाना शुरू किए हैं, जब खाना बन जाएगा तब हम तुमको देंगे, यहाँ बैठो। रवि ने ऐसे ही मासूमियत से उसे डांटा और वो भी एक उकड़ू बने हुए के बगल में जाकर वैसे ही उकड़ू बनकर बैठ गया। ऐसे ही रवि ने फिर तीसरी रोटी तवे पर डाली। तीसरी रोटी डालते ही कोई तीसरा वहां पर चलकर आ गया और रवि से वो भी वैसे ही चिकन के एक पीस और रोटी की डिमांड करने लगा। रवि ने तुरंत ही उसे भी वैसे ही आदेश देते हुए वहां पर बिठा दिया। अब वहां 3 हो चुके थे जो कि उसके चिकन की और रोटी की बनने की इंतज़ार में बैठे हुए थे। वो अब चौथी रोटी तवे पर डाल रहा था और इतने में चौथा चलते हुए वहाँ से आ गया। ऐसे ही उसने भी रवि से चिकन और रोटी की डिमांड की। रवि ने वापस से उसे डांटा और वहीं उन तीनों के बगल में बैठा दिया। ऐसे ही करते करते अब जब रवि ने एक बार नज़रें घुमाई तब उसने देखा वहाँ लगभग 50 से ज़्यादा लोग बैठ चुके थे। ये देखकर रवि को थोड़ी चिंता तो हुई, लेकिन रवि ने उन लोगों को भी एक एक करके सबको डांटते हुए आदेश देते हुए वहाँ पर बिठा दिया और वो सब भी रवि की बात मानकर चुपचाप वहाँ बैठते चले जा रहे थे। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। अब रवि ने जो आटा गूंद कर रखा हुआ था, जिनकी वो रोटियां बना रहा था, रवि ने जब सारे लोगों की तरफ देखा और उन रोटियों की तरफ देखा, रवि को ये बात समझते देर नहीं लगी कि इन सारे लोगों में अगर मैं इतनी रोटियां बांटूंगा तो मुझे तो खाने को कुछ मिलेगा ही नहीं। रवि तब भाग कर अंदर गया। वो छोटा सा बच्चा इतनी सारी रोटियां बनाते बनाते अब थक चुका था, पसीने में तरबतर हो चुका था, लेकिन रवि का स्वभाव इतना अच्छा था कि वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके पास ऐसे जो भूखे लोग खाना मांगने आए हैं उन्हें खाली पेट रहना पड़े। इस वजह से रवि भाग कर गया और ढेर सारा आटा लेकर आया। उसने वापस से आटा गूंदना शुरू किया। उसने बहुत सारा आटा इस बार गूंदा और उसके बाद उनकी भी रोटियां लगातार बनाता चला गया। और जैसे जैसे वो एक एक रोटी बनाते जा रहा था, वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होती चली जा रही थी और सब रवि से बारी बारी एक एक पीस चिकन और एक एक रोटी की डिमांड करते जा रहे थे। रवि ने किसी को भी मना नहीं किया, उन सबको यही बोलकर बैठने को बोलता गया कि बैठो, जब पूरा बन जाएगा तब हम तुम सबको खिलाएंगे। और सब रवि के इस आदेश को मानकर बैठते चले गए। अब वो रोटियां बना ही रहा था। रवि ने डांटते हुए उस आखिरी इंसान को कहा, अगर तुमने अब किसी को बुलाया तो देखना तुम में से किसी को हम खाना नहीं खिलाएंगे। हम इतना रोटी बनाते बनाते थक गए हैं। तुम लोग अगर सच में खाना चाहता है तो आप किसी को आने मत देना। इस पर उसमें से एक आदमी ने कहा, हाँ हाँ, अब आप बनाइए रोटी, हम लोग इंतजार करेंगे और हम लोग अब किसी को नहीं आने देंगे।
और रवि बचे हुए आटे की रोटियां बनाता जा रहा था और लगातार कोई ना कोई आता जा रहा था और उससे हर बार एक ही बात कह रहा था कि एक पीस चिकन दे दो, एक रोटी दे दो, एक पीस चिकन दे दो, एक रोटी दे दो, और तुम जो बोलेगा वो हम तुम्हारे लिए करेंगे। रवि ने सबको डांटते हुए कहा, हट, तुम लोग मेरे से खुद मांग रहा है अब मेरे लिए करेगा, हम खिलाएंगे तुम लोग को खाना, चुपचाप बैठ जाओ। उतना लोग बैठा हुआ है ना वहाँ पे, तुम लोग को अगर अब इसके बाद अपना कोई भी दोस्त को बुलाया तो तुम लोग में से किसी को भी खाना नहीं देंगे। तो नहीं 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 नहीं, अब हम लोग अपना किसी दोस्त को नहीं बुलाएंगे, आप बस हम लोग को खिला दीजिए। और चुपचाप सारे लोग उकड़ू बनकर वहाँ बैठकर उसकी सारी रोटियां बनने का इंतज़ार करने लगे। वो बच्चा थक चुका था, फिर भी वो लगातार रोटियां बनाता चला जा रहा था। और तब तक एक और आया, वो बहुत बड़ा, विशाल, खूंखार, जिसकी भयानक लाल लाल आंखें, बड़े बड़े नाखून, जिसको देखकर शायद आप और हम डर कर वहीं हार्ट अटैक से मर जाते। लेकिन रवि को कोई फर्क नहीं पड़ा। रवि ने जैसे ही उसको देखा, तुरंत उस छोटे से बच्चे ने अपने सर पे अपना हाथ मारा और कहा, अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत मोटा है, ये तो हम सबका रोटी एक ही बार में खा जाएगा, अब हम क्या करेंगे। लेकिन उसने आकर रवि से खाने की मांग नहीं की। उसने रवि को डरावनी भयानक आवाज में डांटते हुए पूछा, ये क्या कर रहा है तुम यहाँ पर। तब रवि ने भी उसे ही वैसे ही डांटते हुए जवाब दिया जैसे कि वो अभी तक कर रहा था, तुमको दिखाई नहीं दे रहा हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ सबके लिए खाना बना रहे हैं, तुमको भी अगर खाना चाहिए तो चुपचाप बैठ जाओ ये लोग के साथ लाइन में। तब उसने वापस से उससे कहा, तुम यहाँ किससे पूछकर खाना बना रहा है। ये बात सुनते ही रवि ने एक बार उसकी तरफ गुस्से वाली नज़रों से देखा और कहा, किससे पूछकर खाना बनाएंगे, ये जगह मेरा है, ये सब कुछ यहाँ पर मेरा है, तो हम बना रहे हैं खाना। तब उस बड़े से आदमी ने कहा, ये जगह मेरा है, यहाँ मेरा राज चलता है। इस पर बच्चे ने उसे कहा, तुम्हारा राज चलता है, कभी तो दिखाई देते नहीं हो दिन में, और मेरा राज चलता है, यहाँ हम रहते हैं, आग तो यहाँ हम देते हैं और तुम हम ही को सिखाएगा, हम तो तुमको आज तक कभी दिन में नहीं देखे यहाँ पे, बड़ा आया मेरा राज चलता है। ये बात सुनकर उस बड़े से आदमी ने जवाब दिया, हम तुमको दिखाई दें या ना दें, हम हमेशा यहीं रहते हैं। और इस पर बच्चे ने वापस से डांट कर जवाब दिया, बोलेगा झूठ तुम हमसे, हम यहाँ रहते हैं, यहाँ पर मेरे से बिना पूछे एक काम नहीं होता, ये जो लकड़ी आग सब देख रहा है ना, ये सब हम करते हैं, मेरे पापा करते हैं, मेरा राज चलता है यहाँ पे, तुम हमको मत सिखाओ। और ये लोग सबको देख रहा है, सब लोग हमसे खाना मांगने के लिए बैठा हुआ है, ज्यादा मत बोलो, तुम भी चुपचाप बैठ जाओ ये लोग के साथ जा करके। उस बड़े से आदमी ने तुरंत जवाब दिया, तुम हमको ऑर्डर देगा। इस पर बच्चे ने एक बार फिर से जितनी उसकी आवाज ऊंची हो सकती थी उतनी आवाज ऊंची करके उसे एक बार फिर डांटते हुए कहा, ज्यादा बोलो मत, जितना बोल रहे हैं उतना चुपचाप करो, वरना हम भी अपने मम्मी से बहस करते हैं ना तो मेरी मम्मी हमको मारती है, और तुम ज्यादा बोलेगा ना तो ये जो लकड़ी जल रहा है ना इसी से तुमको दाग देंगे। इसके बाद उस बड़े आदमी ने कोई भी बहस रवि के साथ नहीं की और वो चुपचाप वहां पर पालथी मार कर जाकर बैठ गया। जैसे ही वो वहां पर बैठा, जितने पहले से उकड़ू बनकर बैठे हुए थे सब थोड़ा थोड़ा पीछे खिसकने लगे। और इस पर जैसे ही रवि की नज़र पड़ी, उसने तुरंत देखते हुए और रोटी बनाते बनाते ही उससे बात करते हुए कहा, लगता है ये सब तुमसे बहुत ज़्यादा ही डरता है, तुम्हारे बैठते ही सब देखो खिसकने लगा। और रवि अपनी रोटियां बनाता रहा। बैठने पर भी वो बड़ा आदमी उन सब से बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा दिखाई दे रहा था, और वो जिस तरीके से बैठा था उस तरीके से राजा महाराजा बैठे हों ऐसा जान पड़ता था। और उसके बैठने के लिए उन सारे लोगों ने खिसक कर
एक जगह बना दी थी और इस बात को रवि बहुत अच्छे तरीके से नोटिस कर रहा था। रवि अभी भी रोटी बनाते हुए ही उससे बात करने लगा और कह रहा था, लगता है ये लोग सब लोग तुमसे सच में बहुत ज़्यादा डरते हैं। तभी उस बड़े आदमी ने जवाब दिया, डरेगा नहीं, हम ये लोग के राजा हैं। तब रवि ने उसे कहा, राजा? कैसा राजा? तुम यहाँ पर आकर बैठा हुआ है और ये लोग सब हमसे खाना मांग रहा है और तुम राजा? तुम कैसा राजा? तब उस बड़े आदमी ने जवाब दिया, बच्चा तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, तुम्हारी ज़बान बहुत चल रही है, तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या मुझसे? तब रवि ने कहा, तुमसे? तुमसे किस बात का डर? तब उस बड़े आदमी ने रवि से कहा, तुमको ये जगह देखकर डर नहीं लग रहा? ऐसा माहौल, इतने सारे लोग, हम यहाँ पर बैठे हैं। तब रवि ने धीरे से उसे ये बात कही कि तुम भी तो हमसे रोटी ही मांगने आया है, तुमसे क्या डर लगेगा? और हम खिलाएंगे खाना, हम बोले हैं ना, पहले बन जाने दो, उसके बाद हम लोग सब लोग मिलकर खाएंगे। ऐसे ही और ना जाने क्या क्या बातें रवि उससे कर रहा था और वो रवि को जवाब दे रहा था। वो बड़े आदमी को रवि की बातें अच्छी भी लग रही थीं। शायद इस वजह से वो रवि से इस तरह से लगातार बात कर रहा था और रवि का मन पूरी तरह से साफ, स्वच्छ, निर्मल था। ये उसकी बातों से ही पता चल रहा था। ऐसे ही बातें होती रहीं और रवि ने खाना बनाकर खत्म किया। रोटी की एक बड़ी सी ढेरी वहां पर लग चुकी थी। तब रवि ने उस बड़े आदमी की तरफ देखकर ये कहा कि खाना तो अब बन गया है, तुम राजा है, तुमको पहले ही खाना होगा, लेकिन हम तुमको देंगे नहीं। तुमसे पहले ये लोग आया है तो हम पहले यही लोग को खाना खिलाएंगे। तब इस पर भी उस बड़े आदमी ने कुछ नहीं कहा। रवि ने अपने तरफ से वहां बैठे बाकी के उकड़ू बने सारे लोगों से बारी बारी पूछना शुरू किया, लेकिन सब ने एक एक करके रवि को मना कर दिया, ये कहकर, नहीं नहीं, पहले राजा जी को खिलाइए। और रवि ने जब उसे लगा कि सबका यही जवाब है, तब रवि ने उस बड़े से आदमी के सामने एक पत्तल रखा। उस पत्तल में थोड़े से चावल, थोड़े चिकन और चपाती रख दी और कहा, खा लो, ये लोग तो सब लोग मना कर रहा है, ये लोग बोल रहा है तुम राजा है तो तुम ही पहले खाएगा, तो खाओ। और ये देखते के साथ रवि खाना रख कर पीछे हट गया। जैसे ही रवि 2 कदम पीछे हटा, उस बड़े आदमी ने तुरंत ही वो पूरा का पूरा पत्तल उठाया और एक बार में पत्तल के साथ ही पूरा खाना खा लिया। ये देखकर रवि ने तुरंत कहा, अरे अजीब बेहुद्दा आदमी है तुम, ऐसे कौन खाना खाता है? पूरा पत्तले खा गए, खाना खाने का भी सहूर नहीं है का तुमको? और ये कहकर रवि ने उसे डांट लगाई। लेकिन अब खाना खाने के बाद उस बड़े आदमी का स्वर काफी नीचा हो चुका था। उसने बड़े प्यार से कहा, तुमने अब मुझे खाना खिला दिया है तो हम अब तुम्हारे कर्जदार हो गए हैं। तुम बोलो, तुम मांगो, क्या मांगता है, हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे। लेकिन रवि ने अभी भी यही कहा, तुम क्या करेगा, खाना तो तुमको हम खिला रहे हैं और तुम बोल रहा है कि तुम मेरे लिए सब कुछ करेगा। हमको कुछ नहीं चाहिए, चुपचाप खाना खाओ और हम लोग को भी खाना खाने दो। उसके बाद रवि ने वैसे ही प्यार से, जैसे उसने सबके लिए खाना बनाया था, वो सबके लिए पत्तल लगाने लगा और वैसे ही जैसे उसने राजा के लिए खाना परोसा था, वैसे बाकी सबके लिए खाना परोस दिया। और उसके बाद खुद के लिए 2 रोटी, चिकन और चावल लेकर वो थोड़ी दूरी पर बैठकर बोलने लगा, देखो हम सबको बराबर बराबर खाना बांट दिए हैं, अब तुम लोग देख लो तुम लोग को कैसे खाना है, हमको तो बहुत भूख लगा है, हम बहुत मेहनत कर लिए हैं। और इतना कहकर रवि अपना खाना खाने लगा। वो लोग सब ने खाना खाया और खाना खाने के बाद सब ने बारी बारी रवि से एक ही बात कही कि तुम बोलो, तुम्हारे लिए हम लोग क्या कर सकते हैं।
हम लोग जो भी तुम बोलेगा, जैसे तुम बोलेगा, हम लोग सब तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन रवि ने किसी को किसी उम्मीद में वो खाना नहीं खिलाया था। रवि ने साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन रवि को इस बात का पता ही नहीं था कि रवि किसको खाना खिला रहा है। वो जो वहाँ सबसे बड़ा आदमी बैठा हुआ था, वो कोई और नहीं, वो था प्रेतराज सरकार। और वहाँ जितने उकड़ू बनकर बैठे हुए थे, वो सारी की सारी प्रेत आत्माएं थीं। रवि ने उन सब का पेट भर दिया था। और ये प्रेतराज सरकार, जिनके गुलाम कम से कम 1.25 लाख आत्माएं थीं, इन सब का पेट रवि ने भर दिया था, जिसके वजह से प्रेतराज सरकार, उनके गुलाम 1.25 लाख आत्माएं और ये बाकी की आत्माएं सब के सब अब रवि के कर्जदार, रवि के गुलाम बन चुके थे, जिसका इस छोटे से बच्चे को कुछ पता ही नहीं था। रवि ने सबको खाना खिला दिया और उसके बाद रवि की जिंदगी ऐसी बदल गई जिसका रवि को कभी अंदाज़ा भी नहीं हुआ। रवि ने उसके बाद से एक नियम बना लिया, क्योंकि रवि को इन सब ने जाते जाते बहुत सारी बातें कही थी, सब अच्छी अच्छी बातें। और सब ने एक बात और कही थी कि हम सब, तुम्हें दिखें या ना दिखें, हम सब रहते यहीं हैं। अब रवि के दिमाग में ये बात छप चुकी थी। उसके बाद से रवि ने अपनी पूरी जिंदगी के लिए एक नियम अपने आप बना लिया था। रवि उसके बाद कभी भी कुछ भी खाता, चाहे वो आधी रोटी होती या एक रोटी, रवि हमेशा उसमें से एक हिस्सा निकाल कर इन सब के लिए बाहर रख दिया करता था। रवि को इन सब ने जाते वक्त ये भी कहा कि आज से हम सब तुम्हारे गुलाम हैं। लेकिन रवि ने कहा था कि नहीं, तुम सब मेरे दोस्त बनना चाहो तो बन सकते हो, क्योंकि मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ मेरे रहने की वजह से मुझसे कभी कोई दोस्ती नहीं करता, तो मेरा कोई दोस्त नहीं है। और रवि की ये सारी बातें, उसका ऐसा व्यवहार उन सब के मन को छू चुका था। अब रवि अपने नियम से बंधा हुआ था और रवि की मदद ये लोग करने लगे। रवि को उसके बाद कभी भी कितनी भी पैसों की ज़रूरत होती, अगर रवि का कभी चॉकलेट खाने का मन है और वो चॉकलेट अगर 5 रुपए की है, तो रवि के पॉकेट में अपने आप 5,000 आ जाया करते थे। लेकिन रवि एक ऐसा लड़का था जिसके मन में ना कोई लालच, ना कोई लोभ, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। और रवि जितने पैसे की ज़रूरत होती, हमेशा उतने ही पैसे खर्चता और बाकी के सारे पैसे कहीं रख देता या फिर अपने घर में ले जाकर कहीं छुपा दिया करता था, जिसके वजह से धीरे धीरे उसके माता पिता को भी पैसे घर में अचानक से मिलने लगे। लेकिन उसके माता पिता ने ना तो कभी इन चीज़ों पर कोई सवाल किया और ना ही इन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश की। उन्होंने हमेशा से बहुत ज़्यादा गरीबी और पैसे की परेशानी देखी थी, तो उनके दिमाग में एक ये बात थी कि अगर पैसे कहीं से आ रहे हैं और उन पर कोई टोक लगा दे, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो पैसे आ रहे हैं वो आना बंद हो जाए, जिसके वजह से उन्होंने इन चीज़ों के बारे में ना तो कभी जानने की कोशिश की और ना ही उन्हें इस बात का कभी भी पता लगा। रवि की अब हर ज़रूरत बिना बोले, बिना मांगे पूरी होती चली जा रही थी। माता पिता ये चीज़ देखते थे कि रवि के पास कभी नए कपड़े, कभी नया स्कूल बैग, कभी कुछ और, लेकिन उन्होंने इस बात के लिए भी रवि से कभी कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की। और धीरे धीरे उनके घर के हालात काफ़ी सुधर गए और अब रवि बड़ा हो चुका था। रवि को अब कॉलेज की पढ़ाई करनी थी। रवि ने अब एक ऐसा कॉलेज चुना जो कि काफ़ी बड़ा, अच्छा
कॉलेज था, लेकिन उस कॉलेज में एडमिशन के लिए रवि को कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि रवि पढ़ने में बहुत अच्छा था। उसके अलावा रवि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, जिसके वजह से रवि का एडमिशन उस कॉलेज में बड़ी आसानी से हो गया। और अब रवि वहाँ कॉलेज में उसके हॉस्टल में जाकर रहने लगा। रवि जब वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ जैसे सीनियर्स रैगिंग करते हैं, वैसे ही सीनियर्स ने उसे कई बार डराने की कोशिश की। कई बार उन्होंने छत पर चलकर रवि को डराना चाहा। तब रवि वो आवाज़ सुनकर यही कहता था, अरे छत पर चल रहे हो ना, नीचे गिर गए ना तो दांत मुंह सब एक के बार में टूट के बराबर हो जाएगा। उसके अलावा अगर कोई चादर पहनकर उसके सामने उसे डराने को आता, तब रवि ये कहकर उन पर हंसता, ये जो चादर में छेद किए हो ना, वार्डन देखेगा ना तो मार के खाले उतार देगा तुम्हारा। उसके अलावा कभी पायल पहनकर कहीं चलना, तब कहते, किसकी? बाई की चुरा कर लेकर आए हो ना पायल, उसको भी पता चलेगा ना तो झोंटा उखाड़ उखाड़ के मारेगी तुमको। उसके अलावा अगर कभी रवि कहीं बैठा होता और अचानक झाड़ियाँ हिलती, तब रवि जवाब देता, ये जो झाड़ी उखाड़ रहे हो और हिला रहे हो ना, अगर कुछ हो गया ना तो उसके बाद कल माली बताएगा तुमको। सब ने सारे तरीके रवि के ऊपर आजमा लिए थे। अब वो सब इस सब चीज़ों से थक चुके थे, लेकिन रवि बिल्कुल भी ना डरा और ना ही घबराया। अब ये बात धीरे धीरे सीनियर्स में फैलती चली गई कि ऐसा एक लड़का आया है जो कि पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन वो दिमाग से थोड़ा सा अलग है। इस पर सीनियर्स को अब रवि के बारे में जानने की उत्सुकता होने लगी। उन्होंने धीरे धीरे जूनियर से बातें पता करनी शुरू की। अब सीनियर्स को ये बात पता चली कि ऐसा कोई लड़का आया है जो कि एक अजीब सी आदत बनाकर रखे हुए है। वो जब भी कैफेटेरिया में खाना खाने जाता है, तब एक पूरा का पूरा प्लेट अलग से बनाकर बाहर रखता है और कहता है ये उसके दोस्तों के लिए है। उसके अलावा उसे किसी भी चीज़ से डराने की कितनी भी कोशिश कर लो, वो किसी भी चीज़ से बिल्कुल नहीं डरता। लेकिन उसके पास पैसे हमेशा बहुत होते हैं। अब इस बात को मौके की तरह सीनियर्स ने लिया और सीनियर्स रवि को डराने धमकाने को पहुंचे, लेकिन उन्होंने जितनी कोशिश की वो रवि को डरा नहीं पाए। आखिरकार उन्होंने रवि से पैसे की मांग की। रवि तो आज भी बड़ा होने के बाद भी वैसे ही सीधा, सच्चा और साफ दिल का था। उन्होंने जब रवि से पैसे की मांग की, रवि ने एक बार भी मना नहीं किया। रवि ने कहा, हाँ तुमको 10,000 चाहिए ना, जाओ वो बक्सा वहाँ पड़ा हुआ है उसमें होगा, ले लेना। और उन्होंने जैसे ही उस पड़े हुए बक्से को खोला, वो पूरा का पूरा बक्सा पैसे से भरा हुआ था। ये देखकर सीनियर्स के मन में अब लालच आ गया और सीनियर्स ने पूरा का पूरा बक्सा उठाकर ले जाने की कोशिश करना शुरू किया। रवि ने साफ साफ इनकार किया। उसने कहा, ये तुम नहीं लेकर जा सकते। सीनियर्स ने पूछा, इतने पैसे तेरे पास आए कहाँ से? तब रवि ने बिल्कुल झूठ नहीं बोला। रवि ने सच सच सब कुछ बता दिया। उसने कहा, ये मेरे दोस्त मुझे देते हैं। और इस बात पर वो सीनियर्स उसका मजाक उड़ाने लगे कि ऐसा कौन दोस्त है बे जो तुमको इतना सारा पैसा देता है? अगर इतना ही है तो अपने दोस्तों से दोबारा फिर पैसा ले लेना, और हम लोग तो लेके जा रहे हैं, तुमको जो करना है तुम कर लेना। रवि ने बहुत कोशिश की उनको रोकने की। इस पर सीनियर्स बहुत सारे थे। उन्होंने रवि को मिलकर मारा, धक्का दिया। रवि गिर गया और फिर वो पैसे का वो पूरा बक्सा लेकर चले गए। रवि ने कई बार उनको समझाने की कोशिश की कि आप लोग ऐसा मत कीजिए, आप समझ नहीं रहे हैं। अगर आप ले कर के चले गए ना तो मेरे दोस्त लोग ही आ जाएंगे आपसे ये पैसा वापस लेने के लिए। और सब उसे इसका पागलपन समझकर उसका मजाक उड़ाते रहे और वो पैसे लेकर चले गए। और ठीक उसी रात सीनियर्स के कमरे में
कुछ लोग आए जिन्होंने सीनियर्स को बहुत बुरी तरीके से मारा और मार कर वो पैसे वाला बक्सा वापस लेकर आ गए। सीनियर्स की तादाद करीब करीब 10 से 15 लड़कों की थी जिन्होंने ये हरकत की थी। एक साथ बॉयज हॉस्टल में घुसकर इतने लड़कों को मारने वाले लोग कौन थे? इस बात पर अब सुबह सुबह पुलिस आई और पुलिस ने पूछताछ शुरू की। पूछताछ करते करते वो रवि के पास पहुंचे। रवि ने कुछ भी उनसे भी झूठ नहीं कहा। रवि ने सारी बातें सच सच पुलिस वालों को बता दी और ये भी बताया कि मैंने उनको पहले ही बताया था कि अगर आप ये पैसा लेकर गए तो मेरे दोस्त आएंगे और वो आपको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन तो भी वो लोग माने नहीं और पूरा बक्सा उठा कर लेकर चले गए। ये बात सुनते ही तुरंत पुलिस वाले भी उसके ऊपर हंसने लगे और उन्होंने कहा, ऐसे कौन से दोस्त बना रखे हैं तुमने? गुंडा उंडा से दोस्ती किए हो का? डॉन उनसे? ये बात सुनकर रवि ने बड़ी मासूमियत से ना में सर हिलाया, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने और समझने को तैयार नहीं था। उन लोगों ने ये कहा, तुम्हारे दोस्तों को बुलाओ, हम वो लोग से मिलना चाहते हैं। तब रवि ने कहा, हाँ ठीक है, आप मेरे साथ मेरे कमरा में रुक जाइए, रात को हम आपको अपने दोस्त लोग से मिलवा देंगे। और ये बात को सुनकर पुलिस वाले ने तुरंत ही रवि को पकड़ा और उसे पकड़कर थाने लेकर चले गए और उन्होंने ये कहा, तुम्हारा दोस्त लोग अगर इतना बड़का भेटनर है तो उन लोग को बोलो थाना में आएगा और थाना में आके हमसे मिलेगा। इस बात पर रवि ने बड़े मासूमियत से कहा, देखिए आप बोल रहे हैं वो लोग सच में आ जाएगा, फिर आप ही बोलिएगा कि काहे बुलाया ये लोग को, क्योंकि मेरा दोस्त लोग है ना, वो लोग थोड़ा अजीब दिखता है, वो लोग को देख करके आपको डर लग जाएगा। ये बात सुनकर थाना प्रभारी को अब गुस्सा आ गया। उसने कहा, ऐसा कौन सा दोस्त है तुम्हारा जिसको देख के हमको डर लग जाएगा? अब तो हमको देखना ही है, मिलना ही है। और इस बात पर वो रवि को लेकर अपने साथ पुलिस स्टेशन में पहुंच गए। वहां अब रवि बैठा हुआ था। धीरे धीरे रात हो रही थी। जिन लोगों को जाना था वो सारे लोग अपने शिफ्ट खत्म करके जा चुके थे, लेकिन थाना प्रभारी वहीं पर खास करके रवि के इन भयानक दोस्तों से मिलने के लिए कुछ कांस्टेबल्स के साथ बैठे हुए थे। रात जैसे ही हुई, पूरे थाने का माहौल अचानक से बदल गया। थाने में एक ऐसे ठंडे माहौल का एहसास हो रहा था जैसी ठंड शायद आज से पहले उनमें से किसी ने महसूस नहीं की थी। और तभी अचानक थाने का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था और वहाँ के सारे लोग पलक झपकते ही अजीब तरीके से करने लगे, इनको हटाओ, इनको भगाओ, ये कौन है, ये कहाँ से आए? और थोड़ी ही देर में रवि चुपचाप अपने दोस्तों के साथ वापस अपने हॉस्टल में आ चुका था। अगले दिन थाने में जब सब कुछ देखा गया तो 2 लोग हार्ट अटैक से वहीं मर चुके थे, 3 लोग रिजाइन करके भाग चुके थे, 1 लोग पागल हो चुके थे और थाना प्रभारी वो तो अपनी ज़बान खोलने को तैयार ही नहीं था। उसने अगली सुबह ही इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि कहा जा रहा था कि उसकी भी दिमागी हालत ख़राब हो चुकी है। अब बताने के लिए किसी के पास कुछ नहीं था। कॉलेज के बड़े बड़े डीन और बाकी के मैनेजमेंट के लोगों तक ये बात पहुंच चुकी थी। उन लोगों ने सब ने अब रवि से पूछताछ ना करके उसके माता पिता को वहाँ पर बुलाया। माता पिता वहाँ आ चुके थे और अब रवि से पूछताछ की जाने लगी। रवि से जब पूछताछ करवाई गई तब रवि ऐसा था ही नहीं जो कि वो झूठ बोले। रवि ने तो हमेशा सबसे सच ही कहा था, लेकिन उसकी किसी बात को कोई नहीं मानता था। और अब जब रवि से इंक्वायरी करवाई गई तब उसके माता पिता ने जब
उससे सारी बातें पूछी। रवि ने बचपन की बात से लेकर अब तक की सारी बातें एक एक करके अपने माता पिता को सच सच बता दी। ये सारी बातें सुनकर कुछ लोगों ने तो ये कहा कि रवि सच में पागल है, और कुछ लोग उसकी बातों पर भरोसा कर रहे थे, जो अब उससे डरने लगे थे। माता पिता ने जब ये सारी बातें सुनी, तब पिता और माँ दोनों को ये बात समझते बिल्कुल देर नहीं लगी कि रवि के दोस्त कौन हैं। उन्होंने रवि को तुरंत ही उस कॉलेज से नाम हटवाने के लिए कहा, और रवि ने अपने माता पिता की बात मानकर उस कॉलेज को तुरंत ही छोड़ दिया। माता पिता रवि को घर लेकर आए और उन्होंने कहा, बेटा देखो, अब हम तुम्हारा एडमिशन बड़ी मुश्किल से किसी और कॉलेज में करवा रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखना, तुम पिछले कॉलेज से काहे निकले, ये बात किसी को भी कानों कान पता ना चले, वरना कोई भी अब तुम्हें कहीं भी पढ़ने नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारी बातें सुनकर लोग तुम्हें पागल ही कहेंगे। ये बात तो हम जान रहे हैं कि तुम कोई मामूली नहीं, जिनके लिए तांत्रिक अघोरी सब मरते हैं। तुम ऐसे प्रेत राज सरकार और इतने सारे प्रेतों को अपना गुलाम बना चुके हो, लेकिन बेटा ये बात अब किसी से कभी नहीं कहोगे, वादा करो हमसे। और रवि ने अपने माँ बाप की बात मानी। रवि का एडमिशन कहीं और करवाया गया, लेकिन रवि ने अपनी पढ़ाई पूरी की, और रवि ने उसके बाद कभी भी अपने इन दोस्तों का जिक्र किसी से नहीं किया। रवि का नियम आज भी वही है। रवि आज भी अपने दोस्तों को अपने हाथ से खाना देना कभी नहीं भूलता। आज ऐसा है कि रवि इंडिया में है ही नहीं, लेकिन शायद आज भी रवि का वही नियम है, और रवि के ज़िंदगी में उसके इन दोस्तों के साथ साथ कुछ और नए दोस्त भी बन चुके हैं। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आज जो मैंने ये एक अलग कोशिश की है, मैं आप सबका फीडबैक इस पर भी ज़रूर जानना चाहूँगी। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई है, तो मैं हाथ जोड़कर आप सबसे माफ़ी भी मांगती हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ ये एक छोटी सी कोशिश की है आप सबके लिए कुछ अलग और कुछ अलग तरीके से पेश करने की। ये कहानी मुझे ऐसे ही बताई गई थी, और मुझसे ये भी कहा गया था कि मैं कोशिश करूं कि मैं इस कहानी को ऐसे ही पेश करूं। तो मुझे नहीं पता कि मैं इस कहानी को आपके चाहने वाले तरीके से पेश कर पाई हूं या नहीं। तो आप सब मेरे बाकी के दोस्त, अगर आपके पास भी आपकी ऐसी कोई कहानी, आपका ऐसा कोई रियल एक्सपीरियंस है जिस पर कोई भरोसा नहीं करता, तो प्लीज़ आप मुझसे वो अपनी कहानी, अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करें, जिस पर मैं पूरी तरह से भरोसा करूँगी और अपने बाकी के दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। आप सबसे फिर मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।